बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने खिलाफत मूवमेंट तक पढ़ लिया था। इसमें हमने देखा कि गांधी ने कैसे मकारी के साथ मुसलमानों को इस्तेमाल किया और अपने मुतालबात को, कांग्रेस के मुतालबात को उसने तस्लीम कराया और मुसलमानों को फंसा के रख दिया उसने। के बाद लॉर्ड रीडिंग नेक्स्ट यहाँ पे वायसराय आ जाएगा इंडिया का। और आज हम पाकिस्तान की फॉर्मेशन तक, पाकिस्तान की जो तश्कील है 14 अगस्त 1947 तक हम इंशाल्लाह ताला आज कवर करेंगे। इस तरह से हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ की जो प्री पार्टीशन वाली हिस्ट्री है वो हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। रोल नंबर स्लिप भी आ गई है, तो कुछ बच्चों की 24 तारीख है और कुछ बच्चों की 1 दिसंबर तारीख है। तो कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपकी डेट कौन सी है, ठीक है। इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कौन सी डेट वाले हैं, ठीक है। तो 24 तारीख वाले हैं उनके दिन बहुत कम रह गए हैं, 1 वालों के फिर भी 1 हफ्ता ज़्यादा है। इसके बाद इंशाल्लाह ताला जनरल नॉलेज का एक लेक्चर बनेगा सिर्फ, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने मोस्टली तकरीबन सारे का सारा जियोग्राफी वाली सीरीज़ में मैंने उसमें वो पढ़ा दिया था। एक करंट अफेयर का लेक्चर बनेगा, ठीक है। इस तरह से हमारा करंट अफेयर भी हो जाएगा। इसके बाद फिर कंप्यूटर के 2 लेक्चर होंगे। इसके बाद हमारा मेन सब्जेक्ट होगा मैथ्स, ठीक है। मैथ्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला 24 तारीख से पहले। ये हमारे तकरीबन 5-6 सब्जेक्ट इस तरह से कवर हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडीज़, कंप्यूटर और मैथ्स, ये 6 सब्जेक्ट बनते हैं। अगर ये भी आप कर लें तो आपके 80 के अराउंड बाउंड इंशाल्लाह ताला आपके मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उसके बाद उर्दू भी कोशिश करूंगा मैं कवर करा लूँ इंशाल्लाह, इससे आपके 80 तक मार्क्स इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज लॉर्ड रीडिंग हमारा नेक्स्ट वायसराय आ जाएगा इंडिया का। 1921 से 1926 तकरीबन 4 साल तक ये वायसराय रहेगा। इसके अंदर जो चोरा चोरी इंसिडेंट जो मैंने पिछले लेक्चर में लास्ट में पढ़ाया था 1922 में ये हुआ था, ठीक है। आपने याद रखना है चोरा चोरी इंसिडेंट कब हुआ था, 1922। इसकी डेट याद रखनी है आपने। इसके अंदर क्या हुआ था मैंने आपको बताया था। कुछ लोगों ने पुलिस थाने पे हमला करके वहाँ पे पुलिस वालों को उन्होंने मर्डर कर दिया था, उनको डायरेक्ट स्ट्रेट पे हमला कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ MCQs बनते हैं इसके दौर में। तो अल्लामा इकबाल साहब को सर का खिताब मिला था। अल्लामा इकबाल साहब को 1922 में सर का खिताब मिला था। सर सैयद को 1888 में मिला सर, और अल्लामा इकबाल को 1922 में मिला। आपने याद रखना है, ठीक है। फिर अल्लामा इकबाल जो है पंजाब असेंबली के मेंबर बने 1926 में, इसी के दौर में, लॉर्ड रीडिंग के दौर में। अल्लामा इकबाल ने फिर 1908 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, ठीक है। ये एक MCQs बनता है। अल्लामा इकबाल ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, 1908 में, आपने याद रखना है। फिर लियाकत अली खान ने भी 1923 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, आपने याद रखना है, ठीक है। अल्लामा इकबाल ने 1908, लियाकत अली खान ने 1923 में, और मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म ने 1913 में की थी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद फिर यूनियनिस्ट पार्टी लॉर्ड रीडिंग के दौर में बनेगी 1923 में। यूनियनिस्ट पार्टी बेसिकली इसके अंदर मुसलमान होते हैं, पंजाब के जो बड़े बड़े जागीरदार होते हैं वो मिल के एक ये पार्टी बनाते हैं, यूनियनिस्ट पार्टी। किसने बनाई, इसकी बुनियाद रखी सर फजल हुसैन ने ये बुनियाद रखी थी 1923 में, यूनियनिस्ट पार्टी। इसका आगे जाके जिक्र होगा, आपने इसको याद रखना है। सर सिकंदर हयात इसके एक लीडर थे, ठीक है। सर सिकंदर हयात और सर फजल हुसैन, ये 2 आपने नाम याद रखने हैं, यूनियनिस्ट पार्टी। इसके बाद फिर वायसराय चेंज होगा, लॉर्ड इरविन आ जाएगा। इसके दौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स है हमारे पास। 1926 से 1931 तकरीबन 5 साल ये हुकूमत इसकी रहेगी। तो ये 1926 में, नेक्स्ट ईयर 1927 में साइमन कमीशन आएगी जी। क्या आएगी जी, साइमन कमीशन। इसको गोरा कमीशन भी कहते हैं। क्या जी, गोरा कमीशन। इसके अंदर क्योंकि सारे के सारे ये जो कमीशन था इसके अंदर सारे अंग्रेज़ थे, ठीक है। साइमन कमीशन बनी कब, 1927 में, ठीक है। फिर हिंदुस्तान में पहली बार साइमन कमीशन कब आया, साइमन कमीशन आया 1928 में पहली बार। कब आया जी, पहली बार साइमन कमीशन 1928 में आया था हिंदुस्तान में। 7 कारकुनों पे मुश्तमिल था ये, 7 के 7 ये अंग्रेज़ थे, आपने याद रखना है, ठीक है। ये आए क्यों थे, एक नया कानून के लिए आए थे, जो नया कानून बना रहे थे ब्रिटिशर्स हिंदुस्तानियों के लिए। उसके लिए हिंदुस्तानियों की राय, उनके लीडर से इन्होंने मिलना था आके, और उनसे उनके इंटरेस्ट मालूम करने थे कि किस तरह का आप कानून चाहते हैं। क्योंकि पहले मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आए, उसके बाद फिर मोंटेक चैलेंजफोर्ड रिफॉर्म्स आए, और उसके बाद ये नया कानून लेके आना चाह रहे थे, ठीक है। अच्छा, तो अगर यहाँ पे हिंदुस्तानियों ने फिर क्या इनसे एतराज़ किया कि आप बना रहे हमारे लिए कानून है और सारे के सारे इस कमीशन के अंदर है अंग्रेज़, एक भी हिंदुस्तानी नहीं है। तो हिंदुस्तानियों ने, कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने इस साइमन कमीशन को तस्लीम नहीं किया। हिंदुस्तानी इस साइमन कमीशन से दिल बर्दाश्ता थे, गुस्सा थे, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान में पूरे घूम रहे थे। जब ये लाहौर पहुँचते हैं ना, लाहौर, तो भगत सिंह, आपने याद रखना, भगत सिंह एक पर्सनैलिटी है। भगत सिंह और इनका एक गुरु थे लाला लाजपत राय। भगत सिंह, लाला लाजपत राय और दूसरों इनके जो दोस्त थे वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, ठीक है। 1928 की बात है, 1928 की बात है। भगत सिंह क्या करता है, भगत सिंह दोस्तों के साथ मिलकर कमीशन के ऊपर क्या करता है जी, अंडे
और टमाटर फेंकते हैं जी, ये टमाटर अंडों से इनका इस्तेमाल करता है भगत सिंह, आपने याद रखना है। हुकूमत को गुस्सा आता है, हुकूमत करती है लाठी चार्ज, जिसमें जो भगत सिंह का जो गुरु होता है लाला राजपत राय, इसका मर्डर हो जाता है, ये फोत हो जाता है, ठीक है, जख्मी होता है, फिर ये फोत हो जाता है। फिर ये जो भगत सिंह है इसको गुस्सा आता है, ये इसका बदला लेता है अपने गुरु की मौत का। ये क्या काम करता है, उसी साल ही 1928 में क्या करता है भगत सिंह, ठीक है, एएसपी संदर, एक पुलिस ऑफिसर होता है ये एएसपी संदर, इसका मर्डर करता है। इसका मर्डर करके और ये यहाँ से जनाब फरार हो जाता है ये, ठीक है, आपने याद रखना है। 1928 की बात है, एएसपी संदर, आपने याद रखना, भगत सिंह ने इसको मर्डर किया था, ठीक है। फिर भगत सिंह आगे जाके रुकता नहीं, एक तंजीम बनाता है, ये एक तंजीम बनाता है। 1929 में इसके पंफलेट शाया करता है, इसके अंदर अपना आइडिया, अपना नजरिया पेश करता है कि हम क्या चाहते हैं, हिंदुस्तानी क्या चाहते हैं। भगत सिंह ने ये पंफलेट शाया किया। बेसिकली ये जो अपना नजरिया था ना, ये यहाँ पे इंग्लैंड बरतानिया की असम्बली तक पहुंचाना चाह रहा था, और उसका वाहिद जरिया था अखबार। तो अखबार में आने के लिए इसने एक काम किया, इसने क्या कि दिल्ली की असम्बली में पहुंचा अगले साल, उसी साल 1929 में, जिस साल इसने पंफलेट शाया की 1929 में, देसी बम इसने बनाए थे। देसी बम लेके असेंबली में पूछा, इसके साथ 2 बंदे और थे, राजदेव और सिख गुरु, 3 बंदे थे टोटल। भगत सिंह, राजदेव और सिख गुरु, 3 बंदे वहां पहुंचे और वहां पे असेंबली में जाके बम फोड़े, ठीक है। इनका मेन जो मकसद था वो बंदे मारना नहीं था, तो बंदा कोई मरा भी नहीं था, बेसिकली अखबार में आना चाह रहे थे, इसने बम फाड़ा। फिर अगले दिन जनाब अखबार में खबर छपी भी सही कि भगत सिंह ने जाके ये काम किया असेंबली में, ठीक, 1929 की बात है ये। फिर जनाब इस पर केस चला, अंग्रेजों ने इसने सरेंडर कर दिया था, फिर ये गिरफ्तार हो गया, अंग्रेजों ने इसके ऊपर जनाब केस चलाया। भगत सिंह को फिर 23 मार्च 1931 को लाहौर में फिर फांसी दे दी गई थी, लाहौर में फांसी दे गई। उस वक्त इसकी उम्र कितनी, 23 साल का नौजवान था ये, 23 साल का, ठीक है। इसका ताल्लुक कहाँ से था, बेसिकली ये जड़ावाला से था, फैसलाबाद से था। भगत सिंह कहाँ से था जी, फैसलाबाद था। फिर क्या हुआ जनाब, अब साइमन कमीशन भाग गया था उस वक्त जब टमाटर अंडे फेंके गए। फिर अगले साल दोबारा आएगा 1929 में, 1929 में आएगा, साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। 1929 में जाके अंग्रेज जो असेंबली होगी ब्रिटेन की, वहां पे जाके साइमन कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करा देगा। फिर अगले साल 1930 में ये हिंदुस्तान में पब्लिश हो जाएगी रिपोर्ट। तो अब ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कौन कौन बाइकाट करेगा और कौन कौन सपोर्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ये हमने अब देखना है, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी, सिर्फ यूनियनिस्ट पार्टी जो कि मुसलमान थे, ये सरफजल हुसैन, इन्होंने साइमन कमीशन को सपोर्ट किया, ठीक है। कांग्रेस ने इसका बाइकाट किया कमीशन का। मुस्लिम लीग में कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और किसी ने जनाब बाइकाट किया। जायद मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको, साइमन कमीशन को बाइकाट किया था। दूसरी तरफ जो सर शफी थे ना, सर शफी और अल्लामा इकबाल और कुछ दूसरे लोग, इन्होंने इसकी सपोर्ट की थी, साइमन कमीशन इसको तस्लीम किया था। इस तरह से मुस्लिम लीग के 2 हिस्से हो गए थे, जिन्ना लीग जिन्होंने बाइकाट किया, सर शफी लीग जिन्होंने सपोर्ट किया। ओवरऑल क्योंकि मेन तो जिन्ना ही थे, कायद मोहम्मद अली जिन्ना इनके लीडर थे, इसलिए हमने ओवरऑल देखना है। तो मुस्लिम लीग ने ओवरऑल साइमन कमीशन का बाइकाट किया था, आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर दिल्ली प्रपोजल होगा। साइमन कमीशन नाकाम हो गया क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया। उसके बाद दिल्ली प्रपोजल होगा, क्योंकि एट लास्ट अंग्रेजों को बताना तो था ना हमने किस किस्म का कानून चाहिए। तो कायद आजम क्या करते हैं, ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल के एक नए कानून के लिए ना शिकें या जनाब अपनी जो शर्तें वो पेश करते हैं। इस तरह कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग आपस में इनके जितने भी वो बातें होती हैं वो क्लियर करते हैं यहाँ पे, और अपनी ये नई शिकें नए कानून के लिए पेश करते हैं, इतराज़ात को एक दूसरे को दूर करके ये जनाब शिकें पेश करते हैं। मगर अंग्रेज अब ये दिल्ली प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करते। साइमन कमीशन पहले हिंदुस्तानी नहीं एक्सेप्ट करते, दिल्ली प्रपोजल अब ये ब्रिटिशर्स नहीं एक्सेप्ट करते। इसके बाद फिर नेहरू रिपोर्ट होगी जी, क्या होगी जी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। अब ये जो होता है ना लॉर्ड बर्किनो हेड उस वक्त वजीर अमूर हिंद होता है, ठीक है। वजीर अमूर हिंद कौन होता है, लॉर्ड बर्किनो हेड। उस वक्त ये क्या कहता है, जब साइमन कमीशन को मार के भगाया जाता है तो वो कहता है कि अगर आप हमारा कानून तस्लीम नहीं करते तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप हमें एक कानून बना के दिखाएं। हिंदुस्तानियों ने ये चैलेंज जनाब एक्सेप्ट किया। सबसे पहले फिर मोतीलाल नेहरू ने, कांग्रेस की तरफ से थे, मोतीलाल नेहरू ने एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया, एक मुकम्मल कानून था, बड़े बेहतरीन। इसके अंदर एक खामी थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट इसको कहा जाता है। इन्होंने कायद आज़म की जो बातें थी, मुस्लिम लीग की जो मुतालबात थे या बातें थी, वो इन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट में ऐड नहीं की। वैसे ओवरऑल बहुत ज़्यादा काबिल किस्म का ये कानून था, ठीक है। कायद आज़म ने कहा अगर आप ये हमारी बातें इसके अंदर ऐड कर लें तो हम ये नेहरू रिपोर्ट को तस्लीम
कर लेंगे। बहरहाल इन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कायद आज़म की बात को। फिर कायद आज़म या मुस्लिम लीग ने आके जाके फिर अपना कानून ये पेश करेंगे। नेहरू रिपोर्ट पे भी कोई अमल नहीं हुआ। फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने 14 नुकात पेश करेंगे नेहरू रिपोर्ट के जवाब में। ठीक है, 14 नुकात पेश करेंगे। 14 नुकात पेश करने में मदद कौन करेगा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ये इनकी मदद करेंगे, जिन्होंने मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा था। इनको एक्सपीरियंस है, इसीलिए इन्होंने कायद आज़म की मदद की 14 नुकात लिखने में। 1929 की बात है। ठीक है, एक तरफ से कायद आज़म के नुकात आ गए, एक तरफ से नेहरू रिपोर्ट। अब यहाँ पे हिंदुस्तानियों में तजाद पैदा हो गया। अंग्रेज़ यही चाह रहे थे। अंग्रेज़ ने कहा कि जनाब अब कानून बनाने के लिए ना आप हमारे पास लंदन तशरीफ़ लाए, वहाँ आप आके बैठें, बात करें, हमें बताएं। इस तरह से जो है अंग्रेज़ जो है इनको इनवाइट करते हैं लंदन में। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है जी, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी। सबसे पहले 1930, फिर दूसरी 1931, तीसरी जो होगी वो 1932 में होगी। इस तरह से 3 होंगी। सबसे पहले हमने 1930 वाली देखनी है। लंदन में नवंबर 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। कांग्रेस उसमें नहीं जाती, मुस्लिम लीग उसमें जाती है। मुस्लिम लीग के मेंबर आपने याद रखने हैं। सबसे पहले जिन्ना गए, दूसरे नंबर पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तीसरे नंबर पर सर बेगम सर शाह नवाज और चौथे नंबर पर सर जफरुल्लाह गए। ठीक है जनाब। अभी जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे ना, इनकी डेथ हो जाती है दौरान फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर। इनकी डेथ हो जाती है 4 जनवरी 1931 में। नवंबर में शुरू हुई थी तो 2 माह बाद 4 जनवरी 1931 में इनकी डेथ हो जाती है। इनको फ़लस्तीन में इनकी वसीयत के मुताबिक वहाँ पे इनको दफन कर दिया जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ दफन है जी? अर्ज़ मुक़द्दस में, फ़लस्तीन में ये मदफून है, आपने याद रखना है। अच्छा, जो बेगम सर शाह नवाज थी ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वालदा थी। ये ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये पूछता नहीं है, वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा हूँ। कांग्रेस थी, कांग्रेस क्यों नहीं गई? मुस्लिम लीग गई, कांग्रेस क्यों नहीं गई? इसके पीछे रीज़न है। कांग्रेस क्यों नहीं गई इसके मैं आपको बता देता हूँ। गांधी ने क्या काम किया था? ये नवंबर में जाके शुरू हुई थी ना, नवंबर 1930 में। उससे पहले 16 जनवरी से 1930 में क्या होता है जी? गांधी साहब अंग्रेज़ों के खिलाफ नारा लगाते हैं कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं, हमें आज़ादी दे दें। ये पहला नारा था आज़ादी का। ठीक है, गांधी की तरफ से पूरे हिंदुस्तानियों में से गांधी ने नारा लगाया कि यहाँ से अंग्रेज़ों को चला जाना चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। इससे पहले कभी ऐसा नारा नहीं लगा था। इससे पहले ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि जो है हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से अपने मुतालबात कबूल करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो ये नारा लगाया 16 जनवरी 1930 में। फिर गांधी और कांग्रेस ने साल्ट लॉ, जो अंग्रेज़ों का साल्ट लॉ था, इसकी खिलाफ वर्जी की थी। ये साल्ट लॉ क्या था कि जो समंदर और जो कानें थी ना नमक की, यहाँ से नमक को हिंदुस्तानी नहीं निकालेंगे, सिर्फ अंग्रेज़ निकाल सकते हैं। मगर गांधी ने कुछ लोगों को भेजा और इन्होंने वहाँ से नमक निकाला था। इस तरह से साल्ट लॉ की खिलाफ वर्जी की। फिर अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेस ने डंडी मार्च निकाली 1930 में। पूछता है डंडी मार्च कब निकली? 1930 में। क्यों निकली? अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए निकली थी डंडी मार्च, आपने याद रखना है। अब इसकी वजह से फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया? गांधी को उठाया और दूसरे जो ये कांग्रेस के थे लीडर, इनको सारों को जेल में डाल दिया। इस वजह से ये जनाब नहीं आ सके पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में, आपने याद रखना है। ठीक है, अब मुस्लिम लीग गोल फेज कॉन्फ्रेंस में है 1930 में। ठीक है, सारे लीडर लंदन में हैं। पीछे से मुस्लिम लीग का 21वां इजलास भी आ गया, क्योंकि इजलास तो होना ही था मुस्लिम लीग का 21वां इजलास। अब अल्लामा इकबाल इसकी सदारत करेंगे जी। मुस्लिम लीग के 21वें इजलास की सदारत अल्लामा इकबाल करेंगे इलाहाबाद में। वहाँ पे अल्लामा इकबाल जनाब खुतबा देते हैं, कहते हैं कि सिंध, सरहद, पंजाब और बंगाल को एक अलग रियासत होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वो एक अलग रियासत का ख्वाब पेश करते हैं, एक बात जो इससे पहले कभी नहीं हुई थी। वो अल्लामा इकबाल इस तरह से 1930 में खुतबा इलाहाबाद में ये बयान कर देते हैं। ठीक हो गया। अब जनाब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड होगी जी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 लंदन में। इसमें कांग्रेस आएगी, कैसे आएगी मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम लीग आएगी। इसमें मेंबर पहले जिन्ना, दूसरा बेगम सर शाहनवाज, तीसरे सर जफरुल्लाह, चौथे नंबर पे अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल मौलाना मोहम्मद अली जौहर की ये जगह पे आएंगे। ठीक है, आपने याद रखना है, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर की डेथ हो गई थी, उसकी जगह अल्लामा इकबाल आएंगे। अब कांग्रेस इसमें आएगी, पहली में नहीं आई, कांग्रेस इसमें आएगी। कैसे आएगी ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अब अंग्रेज़ क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस है, कांग्रेस के बगैर अगर हमने फैसला कोई दे दिया तो इस तरह दुनिया हम पर तंज करेगी। ठीक है, ये कैसा इन्होंने कानून पेश किया। तो इस तरह से अब अंग्रेज़ कहते हैं कि जाके कांग्रेस को मनाया जाए। तो लॉर्ड इरविन जो कि उस वक्त का वहाँ पे वायसराय होता है, वो जाता है गांधी के पास, गांधी को मनाता है। गांधी इसको कहता है ठीक है आप हमें रहा करें, हमारे लीडरान को रहा करें, हम जनाब जाएंगे। तो इस तरह से गांधी इरविन पैक्ट होगा 1931 में कि इसमें मनाया जा रहा है गांधी को दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के लिए, यहाँ पे रहा हो गए। अब गांधी साहब लंदन पहुंचते हैं दूसरी मेज
कॉन्फ्रेंस के लिए इनके साथ एक बकरी हुआ करती थी हमेशा, ये अपनी बकरी का दूध पीते होते थे, तो ये बकरी को साथ लेके वहाँ पे लंदन पहुँचे। ये खबरें छपी थी काफ़ी ज़्यादा अखबारों में। बहरहाल ये जनाब लंदन पहुँच गए। वहाँ जाके इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि पहले गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में आप मुस्लिम लीग और अंग्रेज़ सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बगैर ही कानून बनाने जा रहे थे, तो आप बनाओ कानून, इस तरह तंजन उन्होंने कहा। और वहाँ पे दूसरी मेज़ कॉन्फ्रेंस का बाईकाट करके वापस आ गया जी गांधी। इस तरह से दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस का भी कोई नतीजा नहीं निकला। सब मामले से जनाब कायद आजम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तमाम सियासी कार्रवाइयों से जनाब दूर हो जाता हूँ। ये क्या सरदर्द है। इसको पेपर में पूछता है सेल्फ एग्जाइल। लंदन में रहते हैं ये, खुद को जनाब हिंदुस्तान से दूर कर लेते हैं, सियासत से दूर कर लेते हैं, खुद साख्ता जलावतनी। 1931 से 1934 तक की चलती है, इसका पीरियड पूछता है पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे जनाब लॉर्ड वायसराय चेंज होगा, उसके बाद आएगा लॉर्ड वेलिंगटन। कौन आएगा जी? लॉर्ड वेलिंगटन। अब अंग्रेज क्या कहते हैं, अंग्रेज कहते हैं अगर हिंदुस्तानी इसका कोई हल नहीं निकाल रहे कि नया कानून कैसे बनाए, तो अंग्रेज खुद एक कानून पेश करने की कोशिश करते हैं जनाब। ये पेश करते हैं कम्युनल अवार्ड लॉर्ड वेलिंगटन के दौर में 1932। इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। इसके तहत कांग्रेस को मजीद तकसीम किया गया, इसके तहत कांग्रेस को मजीद तकसीम किया ताकि कांग्रेस कमज़ोर हो थोड़ी सी। अंग्रेज की ये चाल थी, ठीक है। अब मुस्लिम लीग को तो पहले भी अलहदा सीटें थी, अलहदा सीटें दी गई मुसलमानों को। अब इन्होंने क्या किया, सिखों और दिल्लत एक हिंदू कौम थी कम दर्जे की, सिखों और दिल्लत को एक अलहदा सेपरेट इलेक्टोरेट इनको भी दे दिया। पहले मुसलमानों को तो था ही, सिख और दिल्लतों को भी दे दिया। इस तरह से कांग्रेस को इन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश की। अब यहाँ पे कांग्रेस फंस गई। अगर कांग्रेस इसको तस्लीम ना करती तो ये जो सिख और दिल्लत थे ये कांग्रेस के खिलाफ हो जाते। क्यों? वो कहते हैं कि कांग्रेस को क्या मसला है, हमें अगर अलहदा सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है तो कांग्रेस की इस तरह से सपोर्ट ख़त्म हो जाती। इसलिए कांग्रेस को ये ज़बरदस्ती मजबूरन इसको कांग्रेस को ये कम्युनल अवार्ड एक्सेप्ट करना पड़ गया, ठीक है जनाब। इसके बाद गांधी जब बैठता नहीं है, गांधी एक चाल चलता है पूना पैक्ट के तहत। 1932 में पूना पैक्ट होता है, ठीक है। कम्युनल अवार्ड भी या मैकडोनल्ड अवार्ड आता है 1932 में, पूना पैक्ट भी 1932 में। अब ये जो दिल्लत कौम होती है ना, इसका लीडर का नाम होता है अम्बेडकर। क्या नाम है जी? ये लिखा हुआ अम्बेडकर। गांधी क्या करता है, ये जनाब दिल्लत कौम का जो लीडर होता है अम्बेडकर, इसको काबू करने की कोशिश करता है। ये गांधी अब भूख हड़ताल शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर इन सेपरेट इलेक्टोरेट को ना खत्म किया गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, ठीक है। ये एक भूख हड़ताल रोना धोना शुरू करता है। कांग्रेस के दूसरे लीडर जाते हैं अम्बेडकर के पास, अम्बेडकर के पास जाके बात करते हैं, उसको थोड़ा इमोशनल करते हैं। अम्बेडकर कहता है ठीक है जी। वो अलहदा सीटों को तर्क करके कांग्रेस की सीटों में इजाफा करवा देता है, ठीक है। अम्बेडकर क्या करता है, अब उसको जो अलहदा सीटें या इलेक्टोरेट मिलता है उसको तर्क करके कांग्रेस की सीटों में क्या करता है, इजाफा करवा देता है। पूरा पैक्ट किस चीज़ के दरमियान था? अम्बेडकर और गांधी के दरमियान था, आपने ये याद रखना है। इसके बाद फिर तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, क्योंकि उन्होंने पहले कम्युनल अवार्ड तो दे दिया था, ये वैसे ही एक खाना पूरी होती है। तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस, बहरहाल आपने इसको याद करना। मुस्लिम लीग इसमें आएगी, कांग्रेस में नहीं आएगी। अल्लामा इकबाल होंगे, बेगम सर शाह नवाज, सर जफरुल्लाह खान। कायद-ए-आज़म इसमें नहीं होंगे क्योंकि वो तो दिल बर्दाश्ता होकर सेल्फ एग्जाइल हो गए थे। तो अल्लामा इकबाल, बेगम सर शाह नवाज और सर जफरुल्लाह। अल्लामा इकबाल आखिरी दो में आए और जो जिन्ना थे वो पहली दो में थे, ठीक है। और ये जो बेगम सर शाह नवाज थी, ये ऐसी खातून थी जो तीनों गोल मेज कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई। सर जफरुल्लाह ऐसे आदमी थे जो तीनों कॉन्फ्रेंस में आई, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर पाकिस्तान के नाम की तजवीज़ आएगी। चौधरी रहमत अली जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ थी? लंदन के ये शागिर्द थे। इन्होंने एक पम्फलेट लिखा, नाउ और नेवर, एंड ये और है, नाउ और नेवर। 1933 में, 1933 में एक पम्फलेट लिखा जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। इस तरह से पाकिस्तान का नाम सबसे पहले लोगों के सामने आया। फिर इसकी डेथ के बारे में पूछता है, चौधरी रहमत अली की डेथ कब हुई, कहाँ पे ये मदफून है? तो 3 फरवरी 1951 में जब पाकिस्तान बन गया था, उसके जनाब 4 साल बाद या 3 साल बाद इसकी डेथ होगी चौधरी रहमत अली की। वही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मदफून है, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मदफून है। इनके साथ कुछ पाकिस्तान ने अच्छा सलूक नहीं किया था। जब पाकिस्तान बन गया था तो इनको कुछ इल्ज़ाम लगा के इनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान आने पर इनकी पाबंदी थी। इस तरह से जब ये फोत हुई तो 17 दिन तक इनकी लाश वहीं पड़ी रही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, फिर इनको वहीं पे मदफून कर दिया गया। इस तरह से जनाब मुसलमानों ने, पाकिस्तानियों ने अपने लीडर के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया यहाँ पर भी। कायद-ए-आज़म की वापसी होगी। अल्लामा इकबाल 1934 में अल्लामा कायद-ए-आज़म को ख़त लिखेंगे, कहेंगे कि मुसलमानों को आपकी ज़रूरत है यहाँ पे हिंदुस्तान में। इस तरह से कायद-ए-आज़म को वापस बुलाते हैं
और कायदे आज़म सेल्फ एग्जाइन से ये वापस आ जाते हैं 1934 में, ठीक है, और मुस्लिम लीग के सदर बनते हैं 1934 में। मुस्लिम लीग के क्या बनेंगे जी, सदर बनेंगे अपनी वापसी पर, आपने ये याद रखना है। अब जो कम्युनल अवार्ड था, वो पूना पैक्ट आया था, गांधी और अंबेडकर के दरमियान बात हो गई थी, तो कम्युनल अवार्ड भी खराब हो गया था। अब अंग्रेज पेश करेंगे इंडियन कौंसल एक्ट। क्या पेश करेंगे जी, इंडियन कौंसल एक्ट। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन आई थी, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कम्युनल अवार्ड, इन तीनों की बातों को इकट्ठा करेंगे और एक इंडियन कौंसल एक्ट 1935 का जनाब पेश करेंगे, ठीक है। इन्होंने इसके तहत क्या किया, हिंदुस्तान को 11 सूबों में तकसीम किया। कितने, 11 सूबों में तकसीम किया। इसके आर्टिकल कभी कोई पूछ लेता है, इसके 321 आर्टिकल थे। इसके अंदर फेडरल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। फेडरल सिस्टम वो होता है कि एक फेडरल होता है और एक सूबाई। फेडरल के अंदर अपने वजीर होते हैं और जो नीचे सूबाई होंगे उसकी अपनी हुकूमत होगी, अपने वजीर होंगे। जो सूबाई हुकूमत होगी वो अपना जनाब सारा बजट लेंगे फेडरल से, फेडरल उनको तकसीम करेगी इस तरह से, ठीक है। तो ये जो सूबाई हुकूमत जनाब इनकी पाबंद रहेगी फेडरल की। फेडरल सिस्टम इन्होंने इंडियन कौंसल एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि आज पाकिस्तान में भी चल रहा है अभी तक। डायरकी सिस्टम, जिसके अंदर ये जो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर की अलग-अलग से काबीना थी, इसको ख़त्म करके सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को काबीना दी गई, गवर्नर की ख़त्म कर दी गई। 1935 के एक्ट में डायरकी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। सिंध को बम्बई से अलहदा किया 1935 के एक्ट में, मगर प्रैक्टिकली जाकर 1936 में अलहदा हुआ था। सवाल पूछे कि सिंध को बम्बई से कब अलहदा किया, 1936 में किया गया। कौन से एक्ट में, 1935 के। इसी तरह बर्मा को 1937 में अलहदा कर दिया गया हिंदुस्तान से, 1935 के एक्ट में, आपने ये याद रखना है। मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, 1/3 सीटों का, 1/3 सीटों का जुदागाना इंतखाब होगा इनका, ठीक है। मुसलमानों को ये दिया गया, किसके अंदर जनाब, ये 1935 के एक्ट में, आपने याद रखना है। इसके बाद वायसराय चेंज होगा जी, वायसराय चेंज होगा। हमारे पास आएगा लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1943। सबसे लंबा टेन्योर इसका था जनाब, तकरीबन 7 साल हुकूमत करेगा। इसके पीछे वजह थी क्योंकि 1939 में जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई थी, इस वजह से इसको चेंज नहीं किया गया, ये फिर वायसराय रहा था। इसने क्या किया, इसने आके सबसे पहले सूबाई, ऊपर फेडरल के नहीं, फेडरल में तो खुद अंग्रेज बैठे थे, नीचे सूबाई सतह पे इन्होंने जनाब इलेक्शन करवाए 1936-1937 में। टोटल जो 11 सूबे थे ना, 11 सूबों की टोटल सीटें कितनी थी, 1585 सीटें थी। कितनी, 1585। इलेक्शन हुए, इलेक्शन में क्या हुआ जी, कांग्रेस ने सीटें जीती 1585 में 707, मुस्लिम लीग ने 109, यूनियनिस्ट पार्टी ने 101। कांग्रेस की हुकूमत बनी 8 प्रोविंसेस में, 8 सूबों में इन्होंने हुकूमत बनाई, ठीक है। मुस्लिम लीग की 0 प्रोविंस में हुकूमत बनी। यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 सूबे में हुकूमत बनाई, पंजाब में, ठीक है, पंजाब में हुकूमत बनाई। फिर पूछता पंजाब का जो प्रोविंशियल इलेक्शन है 1936-37 में कौन सीएम बना था, चीफ मिनिस्टर कौन बना, सर सिकंदर हयात, ठीक है। यूनियनिस्ट पार्टी से इनका ताल्लुक था, ये बने थे, ठीक है। अब मुस्लिम लीग जिनका कहना था कि हम पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदा जमात हैं, वो एक सूबे में भी अपनी हुकूमत नहीं बना सके, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग ने जो सीटें जीती वो यूपी में जीती थी, 58 सीट, सिर्फ 58 सीट। इस तरह से मुस्लिम लीग बुरी तरह शिकस्त का शिकार हो जाती है। अब 8 सूबों में कांग्रेस जीती, तो यहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, सूबाई सतह पे कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनेगी 8 सूबों में। ये बड़े बड़े जुल्म ढाएंगे मुसलमानों पे। अब कांग्रेस का असल चेहरा सामने आ जाएगा। पहले खिलाफत मूवमेंट में आ गया था, लेकिन मुसलमानों को तब भी समझ नहीं आई। अब जनाब जब ये जुल्म ढाएंगे ना मुसलमानों पे, अब इनको समझ आ जाएगी, इनके सामने सारी चीज़ें खुलेंगी मुसलमानों के, ठीक है। तो ये अभी आप आगे जाके देखते हैं। सबसे पहले जो सिकंदर हयात होता है पंजाब का सीएम, और जिन्ना कायद-ए-आज़म साहब, ये पैक्ट करते हैं 1937 में, सिकंदर जिन्ना पैक्ट। इस मुआहदे में क्योंकि दोनों मुसलमान होते हैं, आपस में मुआहदे की बात करते हैं। उसके बाद फिर वदिया मंदिर स्कीम आएगी हिंदुओं की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। हिंदुओं को जनाब इसके अंदर बड़ा एम्पावर किया गया, मुसलमानों को नीचा दिखाया गया 1937 में। बेसिकली एक मुसलमान ने पेश की थी, ये कांग्रेस का था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने पेश की वदिया मंदिर स्कीम? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ये क्या थी? एक एजुकेशनल स्कीम थी। बेसिकली क्या थी ये? एक एजुकेशनल स्कीम थी। इसके तहत एक तो हर स्कूल के अंदर गांधी की मूर्ति रखवाई गई और जनाब आते जाते उसको सलाम करवाया गया, ये काम करवाया गया। उसके बाद वंदे मातरम, जो कि एक हिंदू वो था, इसके अंदर शिरकी अल्फाज थे, एक तराना था उनका, तो ये गांधी ने और कांग्रेस ने हर स्कूल के अंदर इसको लाजिम करार दिया गया, ठीक है। मुसलमान इसको नहीं मानते थे, ये एक तनाज़ा था मुसलमानों के। फिर उन्होंने आगे जाके गाय का गोश्त भी हराम कर दिया था। इसके बाद फिर जनाब होगा पीरपोर रिपोर्ट, जो मजालिम ढा रहे थे ना, इनकी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी कायद-ए-आज़म साहब को।
पीरपुर रिपोर्ट होगी सबसे पहले 1938 में, फिर शरीफ रिपोर्ट होगी 1939 में। पीरपुर रिपोर्ट में क्या होगा, राजा सैयद मेहदी साहब जो कि पीरपुर के नवाब थे, क्या काम करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी क्या है और ये मुसलमानों पर क्या जुल्म ढा रहे हैं। ठीक है, ये पेश करते हैं कायद आज़म साहब को रिपोर्ट 1938 में। फिर शरीफ रिपोर्ट होगी, फजलुल हक साहब बिहार के ये मुसलमानों पे होने वाले जुल्म की रिपोर्ट बनाते हैं, कायद आज़म को पेश करते हैं। आगे जाके फिर कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, ये जो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं ये रिजाइन कर देते हैं। इसके पीछे वजह क्या थी, जब 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई, एक तरफ जापान और जर्मनी थे, दूसरी तरफ बरतानिया था। हिंदुस्तान यही चाहते थे कि बरतानिया हारे और यहाँ से जान छूटे। इसके लिए कांग्रेस ने इसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दिया, हुकूमत से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, प्रेशर बनाने के लिए। ठीक है, कब मुस्ताफी हुए, 22 अक्टूबर 1939 को ये मुस्ताफी हो गए थे, 22 अक्टूबर 1939। अब जब ये कांग्रेस मिनिस्ट्रीज खत्म हुई, मुसलमानों पर से जुल्म खत्म हुए, इस तरह से मुसलमानों का सुख का सांस नसीब होता है। ठीक है, सुख का सांस नसीब होता है। फिर अगले महीने कायद आज़म साहब 22 दिसंबर 1939 को ऐलान करते हैं कि योम तशक्कुर या योम नजात मनाया जाए। योम तशक्कुर, कांग्रेस मिनिस्ट्री से जान छूटी, हम अब सुख का सांस लेंगे, इसलिए योम तशक्कुर योम नजात पेश किया गया। ठीक है, 1939 में। अगले साल फिर लाहौर रेजोल्यूशन में क्या होता है, लाहौर रेजोल्यूशन होती है 1940 में। मुस्लिम लीग का 27वां इजलास चल रहा होता है लाहौर में 27वां इजलास चल रहा होता है। कायद आज़म साहब इसकी सदारत कर रहे होते हैं। ठीक है, 1940 में सदारत कौन कर रहे हैं 27वें इजलास की, कायद आज़म साहब। 3 दिन का इजलास होता है, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। इसमें 23 मार्च को शेर बंगाल जिनको कहा जाता है, AK फजलुल हक साहब एक करारदाद मूव करते हैं कि सिंध, पंजाब, सरहद और बंगाल को अलहदा कर दिया जाए। ठीक है, इसी तरह जिस तरह का 30 में कहा था, ये उसी तरह पेश करते हैं कि अलहदा कर दिया जाए। 23 मार्च को ये पेश की गई, 24 मार्च को मुस्लिम लीग इसको पास कर देती है। ठीक है, ये खबर फैलती है अखबारों में। कांग्रेस इसको लाहौर रेजोल्यूशन से तब्दील करके इसको कहती है पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। मुस्लिम लीग को ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाला लफ्ज़ इनको पसंद आता है, तो ये इसको ही आगे कैरी ऑन करते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन या पाकिस्तान रेजोल्यूशन इसको अब कहा जाता है। ठीक है, 24 मार्च को ये पास हो गई, 23 मार्च को ये मूव की गई। किसने, AK फजलुल हक ने। ये करारदाद इकबाल पार्क लाहौर में पेश हुई थी, इकबाल पार्क लाहौर में। इसी वजह से हम 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाते हैं। फिर जब ये करारदाद पाकिस्तान पेश की गई, फिर इसको सपोर्ट किसने किया और इसके खिलाफ कौन गया, ये हम अब आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल करारदाद पाकिस्तान को सपोर्ट किया चौधरी खलीकुज़्ज़मान। पेपर में पूछता है ओवरऑल सेकेंडेड बाई चौधरी खलीकुज़्ज़मान। सेकेंडेड का मतलब होता है सपोर्ट करना, हिमायत करना। ठीक है, आगे फिर पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, सरहद से हमने देखना है। पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली खान साहब ने हिमायत की, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून ने हिमायत की, बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा ने हिमायत की, जो कि आज फायज ईसा साहब ने, इनके वालिद थे ये। बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा साहब ने हिमायत की बलूचिस्तान से। सरहद से किसने हिमायत की करारदाद पाकिस्तान की, सरदार औरंगजेब खान साहब ने, कि करारदाद पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है, इस तरह से जनाब एक अलग रियासत बननी चाहिए। ठीक है, आगे जाके फिर ये अगस्त ऑफर आएगी 8 अगस्त 1940 में। उसी साल 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो जो कि वायसराय थे, हिंदुस्तानियों के पास जाते हैं और जंग में मदद के लिए कहते हैं, क्योंकि जो जापान और जर्मनी होते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बरतानिया को हरा रहे होते हैं एक किस्म के। ठीक है, ये फिर मदद मांगते हैं हिंदुस्तानियों से। अंग्रेज़ कहते हैं कि आपके बाद में सारे के सारे मुतालबात हम तस्लीम कर लेंगे। ये वर्ल्ड वार 2 है ना, ये मैंने आपको जब जर्मनी पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको ये कवर करा दी थी ज्योग्राफी वाले में। ठीक है, इस तरह से कांग्रेस और मुसलमान दोनों इस अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। आगे जाके फिर जनाब क्रिप्स साहब आएंगे जी, क्रिप्स मिशन 1942 में। ये आके कहते हैं कि जब बरतानिया जंग हार रहा होता है ना, लॉर्ड क्रिप्स कहता है कि हिंदुस्तानियों को आप हमारा साथ दें जंग में, और बदले में हम हिंदुस्तानियों को डोमिनियन स्टेट दे देंगे, कि जो सारे मामलात हैं ना हुकूमत के सारे हम जनाब हिंदुस्तानियों को दे देंगे। हम सिर्फ 1-2 रखेंगे। डोमिनियन स्टेट में ये होता है कि जो फॉरेन अफेयर्स और 1-2 सिर्फ होते हैं, और बाकी सारे के सारे हिंदुस्तानियों को दे देंगे। गांधी ने इसको कहा कि क्रिप्स मिशन आउटडेटेड चेक है। पहले हम ये चाहते थे, लेकिन अब हम चाहते हैं आप लोगों से मुकम्मल आज़ादी। हम चाहते हैं कि मुकम्मल तौर पे अंग्रेज़ यहाँ से निकलें। ठीक है, फिर आगे जाके क्वाइट इंडिया मूवमेंट गांधी शुरू करेगा 1942 में, उसी साल ही जब क्रिप्स मिशन आया।
कांग्रेस गांधी ने तहरीक शुरू की, अंग्रेज हिंदुस्तान से निकल जाए। कायद आज़म ने कहा कि अब ये अगर अंग्रेज हुकूमत दे के चले तो कांग्रेस को दे के जाएंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी तो यही है और कांग्रेस वही हाल करेगी जो उन्होंने हुकूमत जीतने पे, इलेक्शन जीतने में इन्होंने मुसलमानों के साथ किया था। तो मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए इन्होंने क्वाइट इंडिया मूवमेंट के जवाब में मूवमेंट पेश की, डिवाइड एंड क्वाइट मूवमेंट, तकसीम करो और हिंदुस्तान से निकल जाओ, अंग्रेज़ों को इन्होंने कहा। ठीक है, ठीक है, अगर ये ना होता तो मुसलमान अंग्रेजों की गुलामी से निकल के फिर हिंदुओं की गुलामी में चले जाते। यही उसके बाद आ जाएगी लॉर्ड वेवल, सेकंड लास्ट वायसराय होगा जनाब। ठीक है जनाब, इसके दौर में क्या होगा, CR फार्मूला आएगा या जिन्ना गांधी टॉक्स आएंगी। ठीक है, CR का मतलब क्या है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य कांग्रेस के मेंबर थे। 1944 में ये हुई जिन्ना गांधी टॉक्स। ठीक है, इसमें क्या किया गया, इसमें जो जिन्ना और गांधी को एक पेज पे बिठाया गया और आपस में बातचीत कराई गई। चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य ने ये कोशिश की थी। ठीक है, हिंदुस्तानी था ये, एक कांग्रेस का मेंबर था। इसने जिन्ना और गांधी को एक जगह बिठाने के लिए 21 खतूत लिखे। सवाल पूछता आता है 21 खतूत लिखे गए। 14 दिनों तक फिर ये मुज़ाकरात चले, टॉक्स चली। कहाँ पे, मुंबई में। मुंबई में आपने याद रखना। जिन्ना को कहा गया कि आप पार्टीशन को छोड़ें, आपके जनाब सारे मुतालबात हम जनाब तस्लीम करेंगे। ठीक है, आपके सारे मुतालबात हम तस्लीम करेंगे, प्राइम मिनिस्टर आपको पूरे हिंदुस्तान का बनाएंगे। लेकिन जिन्ना साहब ने कहा कि मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत के लिए पार्टीशन बड़ी ज़रूरी है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ में जो हमारा हाल किया वो हमें अच्छी तरह मालूम है। ठीक है, ये इस तरह से फिर कायद आज़म साहब नहीं मानते। आगे जाके फिर वेवल प्लान आएगा। ठीक है, लॉर्ड वेवल साहब जो वायसराय थे, प्लान पेश करेंगे जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है 1945 में। अच्छा, लॉर्ड वेवल को कहा जाता है पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ इंडिया, क्योंकि पेनल्टीमेट का मतलब है सेकंड लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है जनाब, इन्होंने वेवल प्लान में क्या किया, इन्होंने कहा, लॉर्ड वेवल ने सारी पार्टियों को इकट्ठा करके बिठाया। इन्होंने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैबिनेट बना रहा हूँ, 14 कारकुनों पे मुश्तमिल होगी, 14 कारकुनों पे मुश्तमिल होगी। 5 मुसलमान, 6 कांग्रेस के मेंबर होंगे और 3 माइनॉरिटीज़ होंगी और दूसरी। अभी जो 5 मुसलमान थे ना, 5 मुसलमान जो मेंबर थे, इसके अंदर थोड़ा सा अब तजाद हो गया। जो कांग्रेस थी ये कहते थे हम जनाब मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो एक सीट हमें यहाँ से मिलनी चाहिए। 5 में से 1 गई, 4 हो गई। अब यूनिस्ट पार्टी थी, ये भी मुसलमान थे, 1 सीट इनको चली जानी थी। पीछे बची 3 सीटें, सिर्फ 3 सीटें मुस्लिम लीग को बचनी थी। कायद आज़म ने कहा हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव जमात हैं, तो सारी की सारी सीटें 5 के 5 हमें दी जाएं, ये कायद आज़म साहब ने कहा। इसमें तजाद पैदा हो गया। लॉर्ड वेवल भी इस तरह से नाकाम हो गया, वेवल प्लान भी इस तरह से जनाब नाकाम हो गया। लॉर्ड वेवल ने कहा कि अगर ये बात है तो हम इलेक्शन करवाते हैं तो पता चल जाएगा कि कौन किसका रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, अब इलेक्शन होंगे जनाब। ठीक है, जनरल इलेक्शन, पहले तो सिर्फ हुए थे प्रोविंशियल सूबाई सतह पे, अब हो गए जनरल इलेक्शन, सूबाई सतह पर भी, छोटे पे भी और ऊपर फेडरल लेवल पे भी। ठीक है, अब फेडरल भी हिंदुस्तानियों को मिल जाएगा और नीचे सूबाई हुकूमत भी हिंदुस्तानियों को दी जाएगी। इसके तहत जनरल इलेक्शन के 1945 से 1940 कांग्रेस का नारा था कि हिंदुस्तान को तकसीम नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग का नारा था कि मुसलमानों के हकूक की हिफाजत के लिए अलग मुल्क होना चाहिए। अब कांग्रेस के सपोर्टर कौन कौन थे, यूनियनिस्ट इसकी बड़ी सपोर्ट थी कांग्रेस की। मुस्लिम लीग की मैं बताता हूँ, कांग्रेस के साथ यूनियनिस्ट पार्टी थी, जो मुसलमान थे वो कांग्रेस के साथ थे। जमीयत एहरार और जमीयत उलमा हिंद भी कांग्रेस के साथ थे, जिसकी शाख आज जमीयत उलमा इस्लामी उसी की शाख है जमीयत उलमा हिंद की। और बड़े बड़े बिजनेसमैन अमीर ज़ादे जनाब कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस बड़ी अमीर जमात थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग बड़ी गरीब जमात थी, इसके साथ मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर उलमा और गरीब इंसान, दिहाड़ीदार, किसान लोग ये कायद आज़म साहब के साथ थे, मुस्लिम लीग में थे। अब इनका इलेक्शन होना था। लेट्स सपोज अब जब मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी 30, मुसलमानों को सीटें मिली थी 30 फेडरल में, अगर अब 30 सीटों में से अगर ज्यादा सीटें जीत जाती कांग्रेस, तो ये तय होना था कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात मुस्लिम लीग नहीं है, कांग्रेस है। अगर 30 में से ज्यादा सीटें मुस्लिम लीग जीत जाती है तो तय ये होगा कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव जमात मुस्लिम लीग है, कांग्रेस नहीं है। अब आगे जाके इलेक्शन होगा, इलेक्शन का नतीजा क्या निकलेगा अब बताते हैं। कंपेन चलाई कायद आज़म ने, घर घर जाके अपना पैगाम पहुंचाया। ठीक है, कि जनाब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने क्या हमारा हाल किया था, अब भी वो यही हाल करेंगे। ठीक है, हिंदू अब भी यही, कांग्रेस यही हमारा हाल करेंगे। तो ये इन्होंने तहरीक चलाई। 12 रिजल्ट आया आगे। मुस्लिम लीग ने जो 30 सीटें मुसलमानों की थी, 30 में से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग के पास आई। ठीक है, ये सेंटर में। उसके बाद प्रोविंसेस में 495 टोटल सीटें थी, उसमें से 428
ये 430 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती प्रोविंसेस में भी। अब सेंटर में भी मुस्लिम लीग ने प्रूव किया कि मुसलमानों की जमात हम हैं, और प्रोविंसेस में भी यही प्रूव किया कि मुसलमानों की जमात हम हैं, इस तरह से। ठीक है जनाब, आगे जाके क्या होता है, इलेक्शन ने साबित कर दिया कि मुसलमानों की नुमाइंदा जमात क्या है जी, मुस्लिम लीग है। अब इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गया। अब हुकूमत को कैसे तश्कील दिया जाए, इसके लिए कैबिनेट मिशन आएगा जी, कैबिनेट मिशन आएगा, किस तरह की पॉलिसी, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए हुकूमत का। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर होंगे। 1946 में अपने याद रखना, काबीना मिशन, काबीना बनाई जाएगी ना, कैबिनेट मिशन। काबीना कब बनती है, इलेक्शन के बाद। ठीक है, जब हुकूमत बन जाती है तो याद रखना काबीना मिशन जनाब 1945 के इलेक्शन के बाद आई थी, आपने याद रखना। इसके 3 मेंबर थे। क्रिप्स साहब आए थे, क्योंकि क्रिप्स मिशन लेके आए थे पहले 42 में, ये वही क्रिप्स हैं। ईवी अलेक्जेंडर, सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस उस वक्त वजीर अमूर हिंद थे। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस उस वक्त वजीर अमूर हिंद थे, आपने याद रखना। इन्होंने हिंदुस्तान को 3 ग्रुपों में जनाब तकसीम किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में बम्बई, दिल्ली, यूपी, उड़ीसा, बिहार। ग्रुप बी में पंजाब, सिंध, सरहद, ये आज का जो पाकिस्तान है। और तीसरे में बंगाल, असम। पूछते आज का पाकिस्तान काबीना मिशन के कौन से ग्रुप में था, ये सवाल आता है, तो बी ग्रुप में था, आपने याद रखना। इस मिशन के तहत क्या था जनाब, ये हिंदुस्तानियों को इस तरह से 3 ग्रुपों में तकसीम करके इनको अलग-अलग हुकूमत दी जाएगी। अगर हुकूमत ठीक चलती है, 10 साल तक देखा जाएगा, तो हुकूमत इनको हवाले कर दी जाएगी और तकसीम कर दिया जाएगा हिंदुस्तान को। ठीक है, 10 साल तक ये देखा जाएगा। इस तरह से काबीना मिशन में आया। कायदे आज़म ने एक काबीना मिशन तस्लीम कर लिया कि उन्होंने कहा कि चलो 10 साल बाद सही पाकिस्तान तो बन जाएगा। उनको पाकिस्तान नजर आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, कांग्रेस लेकिन इसको नहीं मानती, काबीना मिशन को कांग्रेस नहीं मानती। फिर कायदे आज़म क्या करते हैं, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान करते हैं। ये डायरेक्ट एक्शन डे, योम रास्त अक़दाम, 16 अगस्त 1946 आपने याद रखना है। ठीक है, इन्होंने कहा कांग्रेस, अगर कायदे आज़म ने कहा अगर कांग्रेस नहीं मानती, ना माने, हमें तो हुकूमत मिलनी चाहिए ना, हमने इलेक्शन जीते, हमें तो हुकूमत दें। मुस्लिम लीग ने एहतजाज करना शुरू किया इधर बांग्लादेश वाली साइड से, कोलकाता उस टाइम बांग्लादेश में ही आता था, तो कांग्रेस भी दूसरी तरफ से निकले। यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपस में तसादुम हुआ, इनके जनाब लड़ाई हो गई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, कई हज़ार लोग बंदे यहाँ पे डेथ होती है। हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है। अब यहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत जल्दी जल्दी एक हुकूमत बनाते हैं। अंग्रेज़ों को समझ आ जाता है यहाँ पे हल इनका पार्टीशन ही है, इनको अब तकसीम कर दिया ही जाए। ठीक है, तो लेकिन तकसीम से पहले वो एक अबूरी हुकूमत, जिसको कहते हैं अबूरी हुकूमत, हंगामी हुकूमत बनाते हैं, जिसको इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है। अबूरी हंगामी आर्जी हुकूमत बना देते हैं 1946 में। ठीक है, ये उसी वेवल प्लान जो आया था, 14 बंदे होंगे काबीना के, 5 मुसलमान, 6 कांग्रेस के, 3 माइनॉरिटीज़ के, उस तरह से ये हुकूमत इन्होंने अबूरी बनाई। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट उसमें बनाया गया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को, अपने जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जो 5 सीटें थी मुसलमानों की, ये कैसे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जीता था ना इलेक्शन, तो 5 की 5 सीटें किसके मिलनी थी, मुस्लिम लीग को मिलनी थी। तो ये सवाल बनते हैं, लाजमी आपने देखना। पहले नंबर पे लियाकत अली खान, दूसरे नंबर पे गजनफर अली खान, तीसरे नंबर पे आई चंडीगढ़, जोगिंदर नाथ मंडल, और 5वें नंबर पे सरदार अब्दुल निश्तर। इस तरह से 5 सीटें ये बनी थी। लियाकत अली खान बने फाइनेंस मिनिस्टर। इन्होंने फिर आगे जाके वजीर ख़जाना थे, इन्होंने बजट पेश किया। इन्होंने अपने बजट में क्या किया, गरीबों की बड़ी हिमायत की, उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज़ वाले थे, जो कि कांग्रेस के साथ थे, उनको दबाने के लिए भी इन्होंने बड़े बड़े टैक्स लगाए उनके ऊपर। इसीलिए इस बजट को कहा गया पुअर मैन बजट। किसने पेश किया, लियाकत अली खान ने। गजनफर अली खान को बनाया गया हेल्थ मिनिस्टर। आई चंडीगढ़ को बनाया गया कॉमर्स मिनिस्टर। जोगिंदर नाथ मंडल को बनाया गया लॉ मिनिस्टर। जोगिंदर नाथ मंडल हमारे पास बने थे ये लॉ मिनिस्टर। सरदार अब्दुल रब निश्तर 5वें नंबर पर लास्ट में देखें आप, तो ये जनाब सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब हैं। ये इनको रेलवे एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। इस तरह से ये 5 सीटें मुस्लिम लीग को मिली। ठीक है, आगे जाके फिर लॉर्ड माउंट बैटन आएगा। ये सिर्फ आता है यहाँ पे आके पार्टीशन करवाने के लिए आता है। ठीक है, मार्च में आएगा, मार्च 1947 में, अगस्त 1947 में पार्टीशन करवाता है, उसके बाद ये चला जाएगा। बरतानिया में जंग खत्म हो गई थी, वर्ल्ड वार 2, बरतानिया जीत गया था, तो वजीर आजम वहाँ का चेंज हो जाता है। पहले चर्चिल होता है, चर्चिल की जगह आ जाता है लॉर्ड एटली। पूछता है किस बरतानी वजीर आजम के दौर में यहाँ पे हिंदुस्तान की पार्टीशन है, तो लॉर्ड एटली के दौर में थी, आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये 3 जून प्लान के तहत डिवाइड करते हैं हिंदुस्तान को, डिवाइड प्लान इसको कहा जाता है। 1947, 3 जून 1947 का प्लान। अब 5 जुलाई को ये प्लान आके बनाता है ये, और पेश करता है 5 जुलाई को बरतानवी असेंबली में माउंट बैटन। ठीक है, 18 जुलाई को ये डिवाइड वाला रूल ये एक्सेप्ट कर दिया जाता है। फिर तकरीबन 8 दिनों के बाद 26
जुलाई 1947 को कहा जाता है कि पाकिस्तान की असम्बली की तश्कील दी जाए जनाब, पाकिस्तान असम्बली की तश्कील दी जाए 26 जुलाई को। अगले महीने अगस्त में फिर 10 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान असम्बली की पहली मीटिंग बुलाई जाती है कराची में, ठीक है। फिर 11 अगस्त को अगले दिन 1947 कायद आज़म को असम्बली का सदर मुकर्रर किया जाता है। असम्बली के सदर अब कायद आज़म साहब हैं, ठीक है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना को जनाब का 11 अगस्त को उसी दिन ही कायद आज़म का खिताब मिला। कायद आज़म, पहले मोहम्मद अली जिन्ना हुकूमत की तरफ से कायद आज़म कहा गया। पहले तो इनको लकब था, लोग कहते थे खिताब वो होता है जो हुकूमत की तरफ से दी जाए, लकब वो होता है जो लोगों में मशहूर हो जाए। पहले कायद आज़म लोगों में मशहूर था, लेकिन फिर ऑफिशियली हुकूमत ने दिया 11 अगस्त 1947 को, आपने याद रखना है, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान कैसे हुई? 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन पहुंचे कराची, वहाँ पे असम्बली से, पाकिस्तान असम्बली से एड्रेस किया और आज़ादी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ से फॉर्मेशन ऑफ इंडिया होगी। फिर अगले दिन ही 14 यहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने ऐलान किया, अगले दिन 15 अगस्त को ये इंडियन असम्बली में पहुंचे, वहाँ जाके आज़ादी का ऐलान। इस तरह से 15 अगस्त 1947 को इंडिया बन गया, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, और इसी डेट के लिहाज से ये अपना अपना आज भी आज़ादी का दिन मनाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारी ये पाकिस्तान स्टडीज़ की प्री पार्टीशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल्ड हमारी कंप्लीट हो गई है। एक भी एमसीक्यूज़ हमने इनमें इंशाल्लाह ताला हमने नहीं छोड़ा है, इसको हमारी मुकम्मल हो गई। इसको अब रिवाइज़ कर लें एक दफ़ा। अभी थोड़ा सा एक लेक्चर होगा पोस्ट पार्टीशन का, तो वो मैं आपको जल्दी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, ठीक है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया, मैंने आपको पढ़ाया। आप अपनी ड्यूटी समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।